साहित्य लहर में आज मैं आपके लिए लाई हूँ मालती जोशी जी की कहानी साथी। दाल पीसते पीसते उनका बूढ़ा शरीर हाफ उठा था। हर आठ पर वे चौंक उठती थी, कभी इस आशा में कि रामलाल होगा, कभी इस डर से कि बहुरानी क्लब से ना लौट आई हो। यूं देखा जाए तो बहुरानी बेचारी कभी कुछ नहीं कहती, खुद ही आगे बढ़ बढ़कर उनकी हर इच्छा हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। फिर भी कभी कभी संकोच हो आता है। पिछले हफ्ते से बाबूजी 2 दिन बार कचौरी खाने की बात कह चुके हैं। यूँ यहाँ कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनकी खांसी बढ़ जाने के डर से इधर तली चीज़ें करीब करीब बंद सी है। माँ जी इस बात के औचित्य को समझती नहीं, ऐसा भी नहीं। फिर भी बाबूजी का ज़रा सी चीज़ के लिए तरसते रहना उन्हें अपार कष्ट पहुँचाता है। इसलिए आज उन्होंने मुंह अंधेरे उठकर दाल भिगो दी थी। बहुरानी के क्लब जाने के बाद मैदा गूंद कर रख दिया था और दाल पीसने बैठ गई थी। वे सारी सामग्री तैयार रखना चाहती थी, जिससे प्रोग्राम में हेर फेर की कोई गुंजाइश ही न रहे। घड़ी में 4:30 बजे थे। रामलाल तथा बहुरानी ने रसोई में एक साथ प्रवेश किया। यह क्या हो रहा है माता जी? रामलाल ने सिलोड़े का चार्ज लेते हुए पूछा। थोड़ी कचौरी बना लेंगे आज। जब देखो मरी डबल रोटी बच्चों के आगे रख देते हो। पता नहीं रोज़ रोज़ कैसे खा लेते हैं बेचारे, माँ जी ने कहा। रामलाल ने बहुरानी की तरफ देखा, मान लो कहना चाहता हो कि माताजी ने किस खूबी से बात बनाई है, पर बहू के गंभीर चेहरे को देखकर चुपचाप अपना काम करने लगा। आपने क्यों तकलीफ़ की? रामलाल 5 मिनट में ग्राइंडर में पीस देता, बहू ने कहा। उसकी सहृदयता से माँ जी का मन तरल हो उठा। अरे करने को यहाँ है ही क्या, लेकिन एकदम काम करना छोड़ दूंगी तो ये हाथ पैर एकदम बेकार नहीं हो जाएंगे? कहते हुए वे रसोई घर से बाहर आ गई। मंदिर से कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। 2-4 बार बड़की ने पूछा भी था। पड़ोस वाले एसपी साहब की माँ जी रोज़ मंदिर जाती है, पर माँ जी ने मना कर दिया। कह दिया मेरे तो काशी विश्वनाथ घर में ही हैं। तब शर्म भी आई थी। बहू क्या सोचती होगी कि बुढ़ापे में भी इन्हें घर का मुंह नहीं छूटता। वे क्या करे, सचमुच ही उनका घर से पाँव नहीं निकल पाता है। माँ जी, कचौरियाँ गरम गरम बन रही है, आप और बाबूजी खा लीजिए ना, बहुरानी ने पास खड़े होकर बड़े प्रेम से कहा। आ जाने दो बच्चों को, उनके साथ खा लूँगी। हाँ, अपने बाबूजी को तुम दे आओ, माँ ने कहा। जब भी खाने की कोई भी चीज़ बाबूजी के कमरे में भेजनी होती तो वह बहुरानी को ही भेजती। बहू जब माथे पर पल्लू खींचकर बड़े अदब से ट्रे लेकर कमरे में जाती तो गर्व से उनका सीना फूल उठता। लगता जैसे इस वक्त हर कोई आकर देखे कि उनकी बहू कितनी सुशील है। मेजर की बेटी है, कलेक्टर की बीवी है, पर ज़रा भी गुरूर नहीं है। बाबूजी को भी अच्छा लगता है कि बहू उनकी सेवा कर रही है। उन्हें नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ दिया गया। शाम हुई और बच्चे किलकारी मारते हुए घर में दाखिल हुए। दोपहर में सोया हुआ घर एकाएक जाग पड़ा। बहुरानी को बच्चों में उलझा देखकर माँ जी बाबूजी के लिए फिर एक प्लेट भरकर ले गई। वे खा पी कर तृप्त होकर लेटे थे। और नहीं लोगे? नहीं भाई, फिर रात में खांसी चैन नहीं लेने देगी। तुम क्या रसोई में इतनी देर तक थी? मैं क्या करूँगी रसोई घर में, मुझे भला होता है ये काम। वो तो आपकी लाडली बहुरानी है ना, जानती है कि ससुर जी को कचौरी बड़ी पसंद है, इसलिए इतना सारा सरंजाम किया है उसने। अच्छा, बाबूजी ने कहा। चेहरे पर एक तृप्ति का भाव देख माँ जी शायद इसी के लिए दिन भर खट रही थी। वैसी की वैसी प्लेट लेकर जब लौटी तब तक बेटा आ चुका था। आज बड़ी देर कर दी बेटा। नहीं अम्मा, रोज़ का ही तो समय है। आज क्या कचौरियों का प्रोग्राम है? बाबूजी को ज़्यादा तो नहीं दी ना? अरे कहाँ खाते हैं वे, देख पूरी की पूरी प्लेट लौटा आई है। वे तो खुद ही बेचारे डर डर कर खाते हैं। अम्मा, ज़रा एक बात थी, बाबूजी ने अलका को बुलाया है क्या? पता नहीं रे, क्यों? देखो एकदम से इस तरह से
मत बुलाया करो। अभी राखी पर ही तो नीलिमा यहाँ से गई है। तुम तो जानती हो लड़कियों को बुलाना इतना सहज नहीं होता। फिर बच्चों की परीक्षाओं के दिन हैं, घर में मेहमान हो तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। कब आ रही है वो? माँ जी ने उत्साहपूर्वक पूछा। लिखा है शायद अगले महीने आए, लेकिन बाबूजी से कहो अब चुप कर जाए, आएगी तो देखा जाएगा। और उसने इधर उधर देखकर एक पोस्ट कार्ड माँ जी के हाथ में रख दिया। अपनी छोटी वाली बेटी का पोस्ट कार्ड वो देर तक पढ़ती रही। थोड़ी देर में उनके आंसू में सारी लिखावट धुंधली हो गई। उफ, क्या ज़िंदगी है। लड़कियों को मन भरकर बुला भी नहीं सकते। इससे तो अपना गांव वाला घर अच्छा था। जब जी चाहा बुला लिया, किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाबूजी बार बार बीमार पड़ते रहे। बच्चे क्या हर बार छुट्टी लेकर देखने आ सकते थे? बड़े बेटे ने कहा, यहाँ आप लोग किस लिए पड़े हैं? आखिर हम लोग कब काम आएंगे? आखिर आना ही पड़ा। बड़ा सा बंगला, मोटर, नौकर चाकर, बेटे बहू ने सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दोनों लड़कियां और छोटे लड़के जब तब मिलने आ जाते, सारा खर्चा चुपचाप उठाते दोनों। पर बड़े बेटे का कहना भी ठीक है, लड़कियों के बुलाने पर 100 खर्चे होते हैं। दोनों अपने अपने ससुराल में ना कुछ ही किए बैठी है कि भाई कलेक्टर है। हर बार उनकी विदाई 500 से कम नहीं पड़ती। और मुसीबत यह है कि बाबूजी से यह बातें कहना भी मुश्किल हो जाता है। कहेंगे 150 रुपये पेंशन पाता हूँ, लड़कियों को अपनी हिम्मत पर बुलाता हूँ। अब इनसे कौन कहे 150 रुपये में आजकल होता ही क्या है। 100 रुपये की तो दवाई ही आ जाती है। लड़का बेचारा सारा खर्चा उठा रहा है, इसलिए पता नहीं चलता। कमरे में जाकर देखा, सोनू दादाजी को अखबार पढ़कर सुना रहा था। हर 2 पंक्तियाँ पढ़ने के बाद खिड़की से बाहर झाँकता हुआ लंबी उबासियाँ भर रहा था। वे सोच ही रही थी कि किस उपाय से सोनू को मुक्ति दिलाए कि एक चमचमाती हुई कार अहाते में मुड़ी। ओह, शुक्ला अंकल आए हैं, मीनू टीनू आए हैं, कहते हुए सोनू बाहर भाग गया। बाबूजी ने भी अतिथि से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो माँ जी का मन घबरा गया। बैठक के कमरे में पहुंचने के बाद बाबूजी दूसरे ही आदमी बन जाते हैं। हमारे ज़माने में से शुरू होता है और पता नहीं क्या क्या किस्से सुना डालते हैं। कमरे के वातावरण में अजीब सा तनाव भर जाता है। इसलिए उनके बैठक खाने में जाने के प्रस्ताव से घबराकर माँ जी ने कहा, सुनो, लक्ष्मी नारायण मंदिर में बड़ी अच्छी झांकी लगी है आज। बड़का कह रहा था आप लोग जाएं तो गाड़ी तैयार करवाऊं। अरे वाह, तब तो हम ज़रूर जाएंगे भाई। हमारा सूट निकाल दो, अभी तैयार हो जाते हैं। छुटकारे की सांस लेते हुए माँ जी ने सूट निकाला। ये पुलोवर, कंटोप और दस्ताने का सेट था जो मंजली बहू ने बुनकर भेजा था। इसे निकालते हुए माँ जी ने बड़ी सफाई से अलका की चिट्ठी संदूक में डाल दी। अब कभी भी बात छिड़े तो वह कह सकती हैं चिट्ठी पढ़कर भूल गए हैं। वाह, क्या चीज़ बुनी है हमारी माया बिटिया ने। मजाल है हवा का ज़रा सा भी झोंका लग जाए। माया ने तुम्हारे लिए भी तो जर्सी भेजी है ना, वो कहाँ है? पहनो ना, बढ़िया लगती है। माँ जी ने घबराकर इधर उधर देखा। बहू रानी का दूर दूर तक पता नहीं था। गनीमत थी मंजली बहू की इतनी तारीफ वो झेल नहीं पाती। चलना नहीं है, बाबूजी ने कहा तो उनकी तंत्रा टूटी। शाम को बाबूजी के साथ उन्हें मंदिर जाना बड़ा अच्छा लगता है। ड्राइवर अदब से दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो जाता है, नौकर हाथ देकर दोनों को उतारता है। सारे दृश्य को दर्शनार्थी बड़े मनोयोग से देखते थे। आंखों में श्रद्धा और आदर लिए हुए वे जब हाथ जोड़ते तो मन गर्व से भर जाता। हमेशा की तरह बाबूजी मंदिर में शास्त्रार्थ करने बैठ गए। माँ जी बेचैन से प्रतीक्षा करते हुए ड्राइवर और सुखलाल को देखती रही। उन्हें लगा बाबूजी ज़्यादा देर लगा देंगे तो ज़रूर ड्राइवर उन्हें मन ही मन कोस रहा होगा। 2-4 बार याद दिलाने के बाद बाबूजी उठे। अपने ही जैसे 2-3 बुजुर्गों को उन्होंने गाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित किया। माँ जी को एक बार फिर ड्राइवर की नाराज़गी का डर हुआ।
सारे रास्ते वे उसे कुरेद कुरेद कर उसके घर परिवार के संबंध में पूछताछ करती रही। भंगले में पांव रखते ही भुने हुए प्याज की गंध उनके नथुनों में भर गई। उन्हें रामलाल पर क्रोध हो आया। कितनी बार कहा है, सोमवार को प्याज मत चौंका कर, तेरे बाबूजी खाते नहीं हैं, उसका क्या है, नौकर आदमी है। लेकिन इन लोगों से क्या एक दिन भी सब्र नहीं होता। वे भागी भागी रसोई घर में गई। सब्जी में प्याज में छौंक दी रामलाल, अब उन्हें क्या परोसूंगी मैं, उन्होंने रोष में कहा। हुजूर, बड़े साहब के लिए लौकी अलग बना कर रखी है, एक बार कहने से भूलता थोड़ी हूँ, रामलाल ने गर्व से कहा। माँ जी खुश हो गई। रात को बाबूजी की थाली उन्होंने कमरे में ही पहुंचा दी। तुम यहीं खा लो, उन लोगों ने तमाम चीज़ों में प्याज डाल रखा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बाबूजी ने कहा। उन्हें नाती पौत्री के साथ, लड़के के साथ बैठकर खाना अच्छा लगता था, पर माँ जी हफ्ते में 3-4 बार किसी न किसी बहाने उन्हें कमरे में ही खिला देती थी। उन्हें मालूम था बाबूजी के होने से बहू को बैठने में दिक्कत होती थी। बच्चे भी उतना खुलकर हंस बोल नहीं पाते थे। माँ जी के सामने आखिर बाबूजी को झुकना ही पड़ता। उन्हें खाना खिलाने के बाद उन्होंने खुद खाया। फिर बाबूजी को टॉनिक, टॉनिक के बाद गोली और गोली के साथ दूध दिया। फिर उनका बिस्तर ठीक किया। दिन भर की मुड़ी तुड़ी चादर बदली, सिरहाने, मफलर, कंटोप, बिस्तर के नीचे चप्पल रखी, स्टूल पर थर्मस में गर्म पानी, खांसी दबाने के लिए प्लेट में मुलेठी, लौंग और मिश्री के टुकड़े रखे। उन्हें बिस्तर पर लेटाने के बाद ही माताजी को चैन मिला और फिर एकाएक उन्हें लगा कि वे बहुत थक गई है। सुबह से जैसे पैरों में भौरी बंध कर काम कर रही थी। अब जाकर याद आता है कि उम्र के 62 सीढ़ियाँ पार कर चुकी है। हमेशा जैसी मेहनत उनके बस की बात नहीं। बड़ा लड़का रोज़ की तरह जब कमरे में आया तब वे पाँव में आयोडेक्स मल रही थी। लाओ, मैं मल देता हूँ, उसने हाथ से शीशी छीनते हुए कहा। क्यों दिन भर हाय हाय करती रहती हो? कितनी बार कहा है, बस बैठकर हुक्म किया करो। देखो बहू कुछ करती भी है या नहीं। कहाँ करती हूँ रे कुछ, उन्होंने कहा, पर उन्हें अच्छा लग रहा था। उनके थके शरीर को उसके बलिष्ठ हाथों का आधार था। सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठना, कहकर जब वो चला गया तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। अपने भाग्य पर उन्हें ईर्ष्या हो आई। कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी गृहस्थी इतनी आसानी से पार हो गई। तीनों लड़के पढ़ लिख गए, ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। लड़कियां खाते पीते घरों में चली गई। बहुएं भी आई तो सुंदर सुशील। कभी किसी ने लौटकर जवाब तक नहीं दिया। आदमी को और क्या चाहिए। बस भोलेनाथ, अब इस भरे दरबार में से मुझे हाथों हाथ उठा लो, यही प्रार्थना है, उन्होंने दोनों हाथ माथे से लगाकर कहा। लेकिन उनकी बंद आंखों के सामने असहाय बाबूजी की मूर्ति नाच उठी और उन्हें लगा बुलावा आ भी गया तो क्या वे निश्चित मन से जा सकेगी। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी साथी।